हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार कंप्यूटर टीचर के आंसर की के बारे में। 80 क्वेश्चंस देखे गए, 80 में से कितने सही किए, कितने गलत किए आपने, ये आपको इस सेशन से कंफर्म होगा, क्योंकि यहां पर हम सभी 80 क्वेश्चंस की आंसर की पर डिटेल में बात करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा, जैसे कि आपने मुझे बताया भी कि सर पेपर का लेवल काफी टफ देखने को मिला है। बिल्कुल, यहां पर जो पेपर का लेवल था ये मॉडरेट टू टफ लेवल का ही था, क्योंकि 6 क्वेश्चन डायरेक्ट गेट लेवल के आपसे पूछे गए। प्रीवियस ईयर पेपर में गेट के जो क्वेश्चंस एज इट इज पूछे जाते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है। जब भी मैं गेट लेवल पर पढ़ाता हूं तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैंने उनको कई बार बताया है कि ये क्वेश्चन गेट लेवल के फेमस क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में देखे गए। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। साथ ही साथ आप लोग इस सेशन के बाद में अपने मार्क्स भी शेयर करिएगा कि आउट ऑफ 80 आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। पेपर 2 कंप्यूटर साइंस कंप्लीट आंसर की डिस्कशन। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता देते हैं, जैसे कि आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सर बिहार एस्टेट का कोर्स स्टार्ट करिए। तो बिहार एस्टेट का कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। ये स्टार्ट होगा 5 सितंबर 2023 से 5 सितंबर से। लाइव क्लास की टाइमिंग रहेगी 8 PM। और यहां पर इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ और मॉक टेस्ट। वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? ज्वाइन करने के लिए आप जानते हैं अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोर्स की इंक्वायरी ले सकते हैं। कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर आप इस पर मैसेज करिएगा, मैं ही इस पर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये रहा पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 41। 80 क्वेश्चंस पूछे गए, तो 41 नंबर पे जो क्वेश्चन रहा वो क्या था? द एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट राउंड 65.726 -1 फ्रॉम डुअल प्रिंट्स। क्या होगा इसका आंसर? हम लोग जानते हैं कि -1 का मतलब क्या है। -1 का मतलब होता है 10 के मल्टीपल्स, -2 का मतलब होता है 100 के मल्टीपल्स, -3 का मतलब होता है 300 के मल्टीपल्स, यू कैन से, है ना। तो यहां पर 100, 10 के मल्टीपल्स, 100 के मल्टीपल्स, ऐसे ही 1000 के मल्टीपल्स भी होते हैं। तो -1 के केस में क्या होगा? 10 के मल्टीपल्स। -2 के केस में क्या होगा? 100 के मल्टीपल्स। -3 के केस में क्या होगा? 1000 के मल्टीपल्स। अब -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि अगर 10 के मल्टीपल्स में आप जाएं, अगर 10 की टेबल पढ़ें तो या तो 60 होगा या तो 70 होगा। 10 6 60 और 10 7 70। तो आंसर अब 60 आएगा या 70 आएगा, है ना। वैसे आप देखिए यहां पर 60 तो गिवन ही नहीं है, तो या तो 70 होना चाहिए या नन ऑफ दी अबव होना चाहिए। तो आंसर इसका होगा क्या? क्योंकि 70 जो है वो 65.726 के बेहद क्लोज है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा गाइज? 70 इज द करेक्ट वन, यानी फर्स्ट इज द राइट। ये तो आसान था। अगर आपको ये पता था कि -1 का मतलब 10 के मल्टीपल्स, -2 का मतलब 100 के मल्टीपल्स, -3 का मतलब 1000 के मल्टीपल्स, तो आप आसानी से इसको कर लिए होंगे। नेक्स्ट, द मैट्रिक्स कंटेन m rows and n columns. The matrix is called sparse matrix. यही वो क्वेश्चन है जो गेट लेवल का वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है और हर एक पेपर में रिपीट होता है
है ना, अलग अलग तरीके से रिपीट किया जाता है, क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन, तो इसको टफेस्ट कैटेगरी में रखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स ग्रेटर देन m मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 2। ये होती है आपकी स्पार्स मैट्रिक्स, है ना। आगे वाले सेशंस में मैं आपको बताऊंगा कि स्पार्स मैट्रिक्स कैसे होती है और ये फॉर्मूला कैसे जनरेट किया गया है। डैश कमांड मेक्स द अपडेट परफॉर्म्ड बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। आसान क्वेश्चन था। हम जानते हैं कि डेटाबेस में जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको परमानेंट करने के लिए कमिट किया जाता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है गाइस? कमिट इज द राइट वन। डेटाबेस में ट्रांजैक्शन को परमानेंट करने के लिए कमिट का यूज करते हैं। Which of the following is the basic approach for joining the tables? टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए बेसिक अप्रोच क्या है? यूनियन ज्वाइन, सब क्वेरीज, नेचुरल ज्वाइन, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो ज्वाइन करने के लिए यूनियन का भी यूज करते हैं, सब क्वेरीज भी चलाते हैं, नेचुरल ज्वाइन का भी यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों सही हैं। तो आंसर क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी एक स्टेटमेंट से ज्यादा सही है। इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम? हम जानते हैं इनफिक्स है, पोस्टफिक्स है, प्रीफिक्स है। तो यहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जा रही थी इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन के दौरान, और इसकी जो होती है वो है ओ एन, एन मल्टीपल्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? ओ एन इज द राइट वन। तो ये क्या है? ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, या आप कह सकते हैं ओमेगा, ओमेगा एन भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द एरे डेटा स्ट्रक्चर? कह रहा है एरे डेटा स्ट्रक्चर का जो एडवांटेज है वो क्या है? पहला कह रहा है एलिमेंट्स ऑफ मिक्स डेटा टाइप कैन बी स्टोर्ड। बिल्कुल नहीं। एरे में हम जानते हैं होमोजीनियस नेचर के ही डेटा को स्टोर किया जाता है, एक ही तरीके के सिमिलर तरीके के डेटा को स्टोर करते हैं। तो यहां मिक्स्ड लिखा हुआ था, गलत हो गया। इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट्स विद 1, बिल्कुल सही। इजियर टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन एन एरे, क्या यहां पर एक्सेस करना काफी आसान है? ये बात भी वैलिड है। तो यहां पर बी और सी दो स्टेटमेंट आपके वैलिड हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस? मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच डेटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग द रिकर्सिव एल्गोरिथम? जो खुद को कॉल करे, रिकर्सिव। तो रिकर्सिव एल्गोरिथम के केस में जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज स्टैक। रिकर्सिव का मतलब जो खुद को बार बार कॉल करे, दैट इज कॉल्ड रिकर्शन। जो लूप में बार बार इंगेज हो, दैट इज कॉल्ड रिकर्शन। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्टैक। नेक्स्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन, व्हाट इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन? तो इससे सरल क्वेश्चन नहीं दे सकते थे, ये मानना पड़ेगा कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में, तो बहुत आसानी से आपने इसको कर लिया होगा। कैसे करेंगे आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर हमको दिया हुआ है क्या? इनफिक्स, और कन्वर्ट करना है किस में? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। करेक्ट आंसर इसका जो आया होगा वो होगा ए वाला। ये कैसे आया आइए डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है गाइस? हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ए प्लस बी एस्ट्रिक सी प्लस ब्रैकेट में डी एस्ट्रिक ई। हम जानते हैं कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है, जो प्रेसिडेंस होता है, वो किस ऑपरेटर का होता है? ब्रैकेट का। तो यहां ब्रैकेट हमें मिल गया, तो सबसे पहले इसमें हम पोस्टफिक्स करेंगे।
पोस्ट फिक्स में क्या करते हैं, जो भी ऑपरेटर होता है उसको बाद में ले जाते हैं। यही तो है पोस्ट फिक्स, ऑपरेटर को बाद में लेकर जाना, यानी डी ई फिर मल्टीप्लाई का साइन। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ब्रैकेट को ही सिर्फ हमने ओपन किया तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी, और जो मल्टीप्लाई का साइन था उसको बाहर ले गए, बाद में ले गए, पोस्ट में ले गए, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए ब्रैकेट के बाद हमें क्या गिवन है यहां पर, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद प्लस, यानी पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे फिर प्लस को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई जो डीई के साथ में है वो तो पहले ही सॉर्ट हो चुका है, उसको तो पहले ही हमने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया है, यानी उसको छेड़ेंगे नहीं। बचा क्या, बी मल्टीप्लाई बाय सी, इसको अगर हम पोस्ट फिक्स में लेकर जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, बी सी मल्टीप्लाई। तो बाकी पूरा ऐसे ही होगा, बस यहां पर चेंज किस में आ जाएगा, ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी मल्टीप्लाई, ये तो ऐसे ही रहा। अब हमारे पास में क्या हो चुका है, मल्टीप्लाई हो चुका है, बचा क्या है, प्लस। प्लस के केस में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, यानी पहले प्लस किसको सॉल्व करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, फिर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो लेफ्ट का मतलब ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई, इसमें प्लस को बाहर ले जाएंगे तो ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस, है ना, ये हो जाएगा। यानी हमेशा ऑपरेटर को बाद में लेकर जाते हैं पोस्ट फिक्स के केस में, तो ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस, और बाकी हमने एज इट इज लिख दिया। अब एक प्लस हमारा और बचा हुआ है, अगले स्टेप में इसको भी लास्ट में ले जाएंगे, पोस्ट में ले जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर, यानी ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी मल्टीप्लाई और लास्ट में ले गए प्लस, दैट इज द आंसर। यही तो ये पूछ रहा था क्या है ना, तो बहुत आसान, वेरी वेरी इजी वन। तो इसको इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू, इनमें से कौन सा क्यू का एक प्रकार नहीं है, लीनियर क्यू, डबल एंडेड क्यू, सर्कुलर क्यू, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं लीनियर क्यू होती है, डबल एंडेड क्यू भी होती है, सर्कुलर क्यू भी होती है, और ऊपर पूछ रहा था नॉट द टाइप ऑफ क्यू। अगर हम मोर देन वन ऑफ द अबव लगा दें तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी क्यू नहीं है। अगर हम आंसर लगा दें ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो इसका मतलब ऊपर में कोई भी क्यू नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, ये तीनों क्यू हैं, लाइनियर क्यू भी है, डबल एंडेड क्यू भी होती है और सर्कुलर क्यू भी होती है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई भी नहीं चुन सकते, आंसर कोई भी चुना नहीं जा सकता, यानी नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट्स क्या हैं, क्यू को ही डिफाइन कर रहे हैं। समझ में आ गया, वेरी गुड। द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज, अगर हमें क्यू में से कुछ डिलीट करना है तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या चेक करनी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन, मैंने कई बार आपको बताया है कि जब भी हमें डिलीट करना होता है तो हम ये देखते हैं क्या हमारी क्यू पहले से खाली तो नहीं है, उसमें कुछ होगा तभी तो डिलीट करेंगे, यानी अंडर फ्लो की कंडीशन को चेक करेंगे। तो यहां पर कंडीशन क्या है गाइस, अंडर फ्लो कंडीशन बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू। नेक्स्ट, आफ्टर परफॉर्मिंग फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशंस व्हाट डज द फाइनल लिस्ट लुक कंटेन। कितना आसान क्वेश्चन, देखो इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, थोड़ा सा आपको आईक्यू यूज करना होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी अपना दिमाग यूज किया तो इस क्वेश्चन को देखिए कितने आसानी से कर सकते थे। हो सकता है एग्जामिनेशन के प्रेशर में आप इस क्वेश्चन को ना कर पाए, लेकिन अब आप देखेंगे तो सोचेंगे इतना आसान क्वेश्चन था और इसको छोड़ दिया हमने या इसको गलत कर दिया। आइए देखते हैं, इंसर्ट
फ्रंट और इंसर्ट रियर। फ्रंट का मतलब होता है आगे से और रियर का मतलब होता है पीछे, है ना, बैक साइड से। तो अब क्या कह रहा है जरा देखो, कह रहा है इंसर्ट फ्रंट 10, 10 को फ्रंट से इंसर्ट कर दो, कर दिया, 10 लिख दिया। फिर कह रहा है इंसर्ट फ्रंट 20, आगे 20 ले आओ। तो हम 20 पहले ले गए, 10 को बाद में ले आए, क्योंकि इंसर्शन हमेशा कहां से करते हैं, टॉप से, यानी इंसर्ट मतलब पहले। तो हमने इंसर्ट किया फ्रंट पर 20, तो फ्रंट पे क्या आ गया, आगे आगे 20 लग गया, फिर 10 आ गया। फिर कह रहा है इंसर्ट रियर 30, रियर मतलब पीछे, पीछे की तरफ इंसर्ट कर दीजिए 30। लीजिए कर दिया हमने नेक्स्ट स्टेप में, पीछे की तरफ 30। फिर कह रहा है डिलीट फ्रंट, डिलीट कर दो फ्रंट से पहला नंबर। तो पहला नंबर क्या था, 20, इसको हमने डिलीट कर दिया, क्या आ गया, 10 और 30 बचा। फिर कह रहा था इंसर्ट रियर 40, कह रहा है अब पीछे की तरफ 40 अपेंड कर दो, ऐड कर दो, कर दिया हमने। इंसर्ट रियर 10, आगे की तरफ 10 ऐड कर दो, कर दिया। डिलीट रियर, कह रहा है रियर यानी पीछे वाला जो है उसको डिलीट कर दो, 10 पीछे वाला डिलीट कर दिया हमने। फिर कह रहा है इंसर्ट रियर 15, अब 15 रियर यानी पीछे की तरफ ऐड कर दो, तो आ गया हमारे पास में आंसर। फिर कह रहा है डिस्प्ले करो, तो डिस्प्ले करने पर आंसर क्या मिल चुका है, 10, 30, 40, 15। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना, बिल्कुल सिंपली जो ये कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना था, है ना, कुछ भी नया नहीं था। लेकिन बस अगर आपने प्रैक्टिस की होगी या आपका दिमाग चला होगा उस पॉइंट पर, तो आपने इसको कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर है 10, 30, 40, 15, दैट इज द वैलिड वन। क्लियर है, अब तो आसान लग गया होगा ये। A linear data structure in which insertion and deletion operation can be performed from both the end, कह रहा है वो डेटा स्ट्रक्चर जहां पर इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से होता है उसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डी क्यू, है ना, दैट इज कॉल्ड डी क्यू। जहां इंसर्शन और डिलीशन को परफॉर्म किया जाता है बोथ द एंड, दैट इज कॉल्ड डी क्यू। आसान क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, इतना लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है, जबकि इसका आंसर सिर्फ लास्ट वाली लाइन से ही पता चल रहा था। क्या है क्वेश्चन, इन अ सर्कुलर क्यू, कह रहा है सर्कुलर क्यू के केस में, लास्ट वाली लाइन पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई दैट द सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। कह रहा है सर्कुलर क्यू एम्प्टी है, ये कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानेंगे, हम फ्रंट को -1 रख देंगे और रियर को भी -1 रख देंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी सर्कुलर क्यू एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी होगी तो ये मैसेज रिफ्लेक्ट कर देगा कि हमारी जो सर्कुलर क्यू है वो एम्प्टी है। फ्रंट और रियर को क्या रख देंगे, -1 रख देंगे और ये क्वेरी चलाकर देखेंगे। अगर ये सेटिस्फाई करेगी कंडीशन तो क्या होगा गाइज, इस केस में ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। यानी इसका करेक्ट आंसर है फ्रंट इज इक्वल्स टू -1, रियर इज इक्वल्स टू -1, या फिर हम कह सकते हैं फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर इज इक्वल्स टू -1। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आपको सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपने इसको सही किया होगा। नेक्स्ट, what is the functionality of the following piece of code, public void function index q1.offerx, इसको कैसे करेंगे। ये है गेट लेवल का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स में कई बार ये पूछा गया है गेट लेवल पे। क्या होगा इसका आंसर, देखो इसका मतलब होता है ऑफर जो दिया हुआ है, ऑफर एक फंक्शन है, ऑफर फंक्शन सजेस्ट दैट इट इज अ पुश ऑपरेशन। ऑफर का मतलब पुश किया जा रहा है, तो ऑफर फंक्शन बताता है कि ये पुश ऑपरेशन है।
1Q जो दिया हुआ है, Q1 लिखा हुआ है ना, Q1 का मतलब 1Q, बट वी कैन सी दैट इज परफॉर्म्ड विद ओनली 1Q। ऑफर को सिर्फ और सिर्फ एक Q की मदद से ही परफॉर्म किया जा रहा है, हेंस द पॉप ऑपरेशन इज कॉस्टलियर। इसलिए जो पॉप ऑपरेशन होगा वो कॉस्टली होगा। इसका मतलब यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा गाइस? सी वाला, परफॉर्म पुश ऑपरेशन विद पॉप एज द कॉस्टलियर वन। पुश क्यों? क्योंकि ऑफर है और ऑफर फंक्शन को हमेशा पुश किया जाता है, और एक ही क्यू दी हुई है, एक क्यू की वजह से ये क्या हो गया, जो पॉप ऑपरेशन था वो कॉस्टली हो गया। दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन द बाइनरी ट्री? बहुत आसान क्वेश्चन है ना, ये तो मानना पड़ेगा कि बहुत आसान था। बाइनरी ट्री, तीन तरीके की इसमें ट्रैवर्सिंग लगती है। कौन कौन सी? पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग और इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। ये तीन ही तरीके की ट्रैवर्स होती है ना, जहां पर हर एक नोड को टच किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सी बाइनरी ट्री की टेक्निक नहीं है? रेंडमाइज ट्रैवर्सल नहीं है। सो दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डीबीएमएस? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कौन सा फीचर नहीं है? मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा। बिल्कुल सही बात है, ये तो है। डुप्लीकेसी कम से कम होनी चाहिए, और जो रिडंडेंसी ऑफ डेटा है ना, जो रिडंडेंट डेटा है, डुप्लीकेट डेटा है, वो भी क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, ये तो गलत बात है ना, एक यूजर ही सिर्फ एक्सेस करेगा क्या? दैट इज नॉट ट्रू। हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, मोर देन वन ऑफ दी अबव, तो हमें मिल चुका है यहां पर करेक्ट आंसर, नॉट दी फीचर। कौन सा फीचर नहीं है? सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। डेटाबेस हमेशा मल्टीपल यूजर एक्सेस के बेसिस पर ही बनाते हैं, और वो भी उनको राइट्स देना पड़ता है। तो राइट सिर्फ किसके पास में होते हैं? डीबीए के पास, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास, और वही राइट्स अलॉट करता है। ठीक, समझ में आ गई बात? तो हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी सही है, मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा ये भी सही है, लेकिन जो फीचर नहीं है वो क्या है? सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, ये फीचर नहीं है। डेटाबेस को कोई भी एक्सेस कर सकता है। Which of the following statement is not true about the doubly linked list? कह रहा है डबली लिंक लिस्ट के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, वैलिड नहीं है? करेक्ट आंसर क्या है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट इज इजियर देन दी सिंगली लिंक लिस्ट, ये फॉल्स है। जबकि वी कैन ट्रैवर्स इन बोथ दी डायरेक्शन, सही है। इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्पेस, सही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नॉट ट्रू के केस में इंप्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट इज इजियर देन दी सिंगली लिंक लिस्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द वैल्यूज appearing in given attributes of any tuple in the referencing relation, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। रिलेशन कैसी है? रेफरेंसिंग रिलेशन है। मस्ट लाइकवाइज अकर इन स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट ऑफ एटलीस्ट वन टपल इन द रेफरेंस्ड रिलेशन अकॉर्डिंग टू द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। यानी क्वेश्चन में ही कई बार आंसर को दिया गया है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री? कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? पहला, द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेस देन द रूट नोड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम जानते हैं बाइनरी सर्च ट्री में जो लेफ्ट चाइल्ड होती है वो हमेशा लेस होती है। किससे? ऊपर वाली से, यानी रूट नोड से हमेशा हमेशा लेस होती है ना। जो लेफ्ट साइड की होगी वो लेस होगी, जो राइट साइड की होगी वो ग्रेटर होगी। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने,
है ना। लेफ्ट का मतलब लेस और ग्रेटर का मतलब राइट, ऐसे याद भी करवाया था मैंने आपको। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है द लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज शुड ऑल्सो बी अ बाइनरी सर्च ट्री, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है द वैल्यू ऑफ द राइट चाइल्ड शुड बी ग्रेटर, राइट वाला ग्रेटर होगा, बिल्कुल सही। यानी ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो क्या कोई गलत है, कोई भी गलत नहीं है। अगर हम मोर देन वन ऑफ दी अबव चुन लें तो इसका मतलब ऊपर में से कई सारे स्टेटमेंट गलत है ना, या तीनों गलत हैं, ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। मींस द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दी अबव, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ये सारे ऑप्शंस वैलिड है। नेक्स्ट, तो कई सारे कैंडिडेट्स तो इसी में कंफ्यूज हो गए कि ऐसे क्वेश्चंस में मोर देन वन ऑफ दी अबव लगा दें या नन ऑफ दी अबव लगा दें, है ना। इसी में कई सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो गए। तो ये तो देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पर भी खेल खेल दिया है बीपीएससी ने। द एक्सप्रेशन y is equals to ab plus bc plus ac shows the dash ऑपरेशन। कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये किस तरीके का ऑपरेशन है, एक्स और है, पीओएस है, एसओपी है, मोर देन वन ऑफ दी अबव है या नन ऑफ दी अबव है। करेक्ट आंसर है एसओपी। देखो हमें समझ में आ रहा है कि यहां पर सम ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ सम नहीं है, सम ऑफ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी दिस इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट। सम का मतलब प्लस, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो दैट इज कॉल्ड एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आया। नेक्स्ट, व्हाट आर दी कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। कह रहा है इनमें से कौन से बुलियन एक्सप्रेशन के क्या है, कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। हम जानते हैं बुलियन एक्सप्रेशन में दो तरीके के कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से, एसओएम और पीओएम। एसओएम का मतलब है सम ऑफ मिनटर्म्स और पीओएम का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। तो बुलियन अलजेब्रा से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे इन्होंने, है ना। सिलेबस डिफाइन नहीं था इनका सही से, कम से कम इनको एक बार सिलेबस डिफाइन करना चाहिए था कि देखो इन इन टॉपिक से ही पूछा जाएगा, है ना। तो सिलेबस डिफाइन ना होने की वजह से भी यहां पर कैंडिडेट्स ये नहीं डिसाइड कर पाए कि किसको ज्यादा समय देना है, किसको कम समय देना है। यस, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो गया एसओएम एंड पीओएम। नेक्स्ट, डिराइव द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द लॉजिक सर्किट शोन बिलो। कह रहा है इस पार्टिकुलर जो सर्किट है इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ये भी बहुत आसान है वैसे तो, है ना, लेकिन अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है ऐसे क्वेश्चंस पे तभी आप कर पाएंगे, है ना। अगेन गेट एग्जाम्स का वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है। तो जितने भी गेट वाले कैंडिडेट्स हैं, है ना, उनके लिए तो ये सिर्फ देखेंगे और आंसर लगा देंगे, क्योंकि इतनी बार पेपर में पूछा गया है कि इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए प्लस बी डी, है ना, क्योंकि प्लस हो रहा है, सी है, फिर डी ई बन रहा है, तो ये तो देखते ही पता चल रहा है ना। लेकिन जिनकी प्रैक्टिस नहीं है वो अगेन सफर करेंगे इस क्वेश्चन में। बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड, बुलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल किया जाता है क्यों, फॉर डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर्स, सही बात है। इन सर्किट थ्योरी, ये तो सबसे ज्यादा है, बुलियन अलजेब्रा का सबसे ज्यादा जो यूज है वो सर्किट में ही तो है, तो सर्किट थ्योरी तो नंबर 1 पे है। डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर्स, ये भी वैलिड है। बिल्डिंग द लॉजिक सिंबल्स, ये भी सही है, लॉजिक सिंबल्स को बिल्ड करने के लिए। तो इसका मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके वैलिड हैं, सो द करेक्ट आंसर इज मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट्स। ये क्वेश्चन तो रिपीट भी हुआ है,
2 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे। क्या था इसका आंसर? कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल क्या करता है? ये कंट्रोल यूनिट है जो जनरेट करती है कंट्रोल अदर यूनिट्स के लिए। तो अदर यूनिट्स को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सिग्नल की होती है। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशंस विच डिजिटल सर्किट इज यूज्ड? किस तरीके के डिजिटल सर्किट का यूज किया जाता है रेलवे स्टेशन में टाइम को डिस्प्ले करने के लिए? आपने देखा होगा रेलवे स्टेशंस में ज्यादातर इसी तरीके से टाइम डिस्प्ले होता है, जैसे कि मैंने इमेज भी लगा रखी है। और इस तरीके को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड 7 सेगमेंट डिकोडर। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 7 सेगमेंट डिकोडर। दैट इज द करेक्ट वे टू डिस्प्ले द टाइम इन रेलवे स्टेशंस। नेक्स्ट, what kind of transmission medium is most appropriate to carry data in a computer network that is exposed to electrical interference? बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रिक की। हम जानते हैं सबसे बढ़िया जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिक यानी लाइट के केस में सबसे बढ़िया। तो आंसर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। फाइबर मतलब लाइट, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, है ना। और मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कैरी द डेटा इन अ नेटवर्क, दैट इज नाउअडेज इज ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क या ऑप्टिकल फाइबर केबल, यू कैन से। नेक्स्ट, which network topology require a central controller or hub? very easy one। ऐसी कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सेंट्रल कंट्रोलर हब का यूज होता है? हब मतलब स्टार टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी मतलब हब का यूज, है ना। तो यानी फर्स्ट इज द करेक्ट वन। आसान था ये तो। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ अ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट on the internet forms the a collection of hyperlink document। हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट का जो कलेक्शन है इंटरनेट के ऊपर, इसे क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। www means hyperlink document on the internet is called world wide web। वेरी इजी, है ना। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान पूछ लिया इन्होंने। which of the following is not a step in the header translation procedure? फिर यहां दिया एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, कह रहा है यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप। कौन सा स्टेप नहीं है हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीजर में? आंसर क्या है? पहला स्टेप क्या होता है? IPv6 मैप करता है एड्रेस से चेंज टू द IPv4 एड्रेस बाय एक्सट्रैक्टिंग द राइट मोस्ट 32 बिट। ये पहला स्टेप होता है। दूसरा होता है द वैल्यू ऑफ द IPv6 प्रायोरिटी फील्ड इज डिस्कार्डेड। ये सेकेंड स्टेप है। ये दोनों स्टेप तो वैलिड है, लेकिन कौन सा स्टेप इनवैलिड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप? तो IPv6 फ्लो लेवल इज कंसीडर्ड, ये स्टेप नहीं होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ अ सिस्टम? ब्रीच का मतलब उल्लंघन करना, ब्रेक करना। रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रीच करने का मतलब फॉलो नहीं करना, तोड़ देना। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ अ सिस्टम? सिस्टम की इंटीग्रिटी कब टूटेगी? फुल एक्सेस राइट्स फॉर ऑल द यूजर्स। जब हम किसी डेटाबेस का राइट सभी यूजर को दे देंगे फुल एक्सेस करने के लिए, तो इसकी इंटीग्रिटी टूट जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि डेटाबेस में सभी को सारे राइट्स नहीं दिए जाते हैं, और इसी को तो कहते हैं इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना। जिसको जितने राइट्स चाहिए सिर्फ उतने ही राइट्स दिए जाते हैं। व्यू के राइट्स, रीड के राइट्स, रीड और राइट के राइट्स, है ना। बहुत सारे अलग अलग तरीके के राइट्स होते हैं। तो गलत क्या होगा? कब इंटीग्रिटी टूटेगी? जब फुल एक्सेस राइट्स फॉर ऑल द यूजर्स प्रोवाइड करेंगे तब टूटेगी इंटीग्रिटी। Which sub layer of the data link layer perform data link function that depend upon the type of medium? हम जानते हैं कि डेटा लिंक लेयर 2 सब लेयर में डिवाइडेड होती है।
ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और नीचे वाली लेयर को बोलते हैं मैक। क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि ऐसी कौन सी सब लेयर है जो डेटा लिंक लेयर में परफॉर्म करेगी, क्या मीडियम के बेसिस पर। मीडियम के लिए यूज की जाती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, यानी मैक लेयर, यानी डेटा लिंक लेयर की नीचे वाली सब लेयर, दैट इज कॉल्ड मैक लेयर गाइस, दैट डील्स विद मीडियम या टाइप ऑफ मीडियम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। पीयर टू पीयर, बस, रिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, बस टोपोलॉजी है, रिंग भी टोपोलॉजी है, लेकिन पीयर टू पीयर ये कोई टोपोलॉजी नहीं है। बस है, स्टार है, रिंग है, ट्री है, मैश, हाइब्रिड, ये सब तो हैं, लेकिन पीयर टू पीयर इज नॉट अ टाइप ऑफ अ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेक्स्ट, हाउ डू स्ट्रक्चर एंड क्लासेस इन C++ डिफर। कह रहा है C++ में स्ट्रक्चर और क्लासेस में क्या डिफरेंस है। करेक्ट आंसर है, इन स्ट्रक्चर मेंबर्स आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट। स्ट्रक्चर में जो मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, जबकि वेयर इन क्लासेस दे आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, है ना, जबकि क्लासेस के केस में ये प्राइवेट होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज वैलिड। नेक्स्ट, व्हेन द मेल सर्वर सेंड मेल टू अदर मेल सर्वर इट बिकम्स। कह रहा है जब एक मेल सर्वर सेंड करता है मेल दूसरे मेल सर्वर को, तो इसे क्या बोलते हैं। ये किसके थ्रू सेंड करता है। हम लोग जानते हैं कि मेल सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होती है दैट इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड द मेल। अब एक चीज मुझे बताइए कि जो मेल सेंड कर रहा है वो कौन है, क्लाइंट। जो रिसीव कर रहा है वो कौन है, सर्वर। जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो है क्लाइंट, जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो है सर्वर। तो क्या होगा यहां पर, सेंड कौन करेगा, क्लाइंट, यानी SMTP क्लाइंट इज दी करेक्ट वन। फिर से देखो, मेल सेंड करना यानी SMTP, सेंड करता कौन है, हम और आप। जो सेंड करेगा वो क्लाइंट है, जो रिसीव करेगा वो सर्वर है। तो यानी आंसर क्या बनेगा, SMTP क्लाइंट इज द राइट वन। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेसेस। IPv6 एड्रेस की लेंथ कितनी है। कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं कि IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का होता है, मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है गाइस, द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस इज 128 बिट, हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में ये होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, none of the above is the right one. Next, what is the use of iOS trunk mode। कह रहा है iOS trunk mode का मतलब क्या है। हम जानते हैं iOS trunk mode का मतलब है to truncate an existing file to zero। I0S या iOS कुछ भी पढ़िए आप इसको, इसका मतलब क्या होता है, ट्रंकेट करना एग्जिस्टिंग फाइल को जीरो से, दैट इज कॉल्ड ऑफ iOS ट्रंक मोड। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ द TCP/IP स्टैक कॉरेस्पॉन्ड टू द OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर। कह रहा है अगर हम OSI मॉडल से कंपेयर करें तो TCP/IP मॉडल की जो लेयर है वो क्या डील करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या डील करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, हम जानते हैं चाहे OSI मॉडल हो या फिर TCP/IP मॉडल, दोनों ही केसेस में ट्रांसपोर्ट लेयर मेन लेयर होती है जिसका काम होता है होस्ट टू होस्ट कनेक्शन। तो यानी यहां पर आंसर क्या बनेगा गाइस, बिल्कुल दैट इज होस्ट टू होस्ट कनेक्शन, यानी सर्वर से सर्वर को कनेक्ट करना, है ना। होस्ट टू होस्ट मींस सर्वर टू सर्वर कनेक्शन, होस्ट टू होस्ट कनेक्शन, दैट इज द मेन वन, है ना, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है? क्या होगा आंसर? फर्स्ट एंड थर्ड इज द वैलिड वन. It is not possible to combine two or more files opening mode in open method, open function method, or third one, iOS in and iOS out are input and output file opening modes respectively. तो ये स्टेटमेंट्स हमारे क्या हैं? वैलिड है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू द पिंग कमांड? बहुत आसान क्वेश्चन. पिंग का यूज हम लोग क्यों करते हैं नेटवर्किंग में? कई बार आपको बताया था कि पिंग कमांड की मदद से हम नेटवर्क की कनेक्टिविटी को चेक करते हैं. क्या कहीं नेटवर्क में कोई एरर तो नहीं, कोई कनेक्टिविटी में कोई एरर तो नहीं, सिग्नल आ रहे हैं या नहीं, पिंग कमांड से चेक करते हैं. तो क्या होगा? पिंग स्टैंड्स फॉर पैकेट इंटरनेट जनरेटर, नहीं, पैकेट इंटरनेट गोफर होता है इसकी फुल फॉर्म. तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? पिंग समराइज द पैकेट लॉस. ये हमें बताता है कि क्या कोई पैकेट लॉस हुआ है. एंड राउंड ट्रिप डिले, और कितना डिले हो रहा है बिटवीन द टू आईपी एंड पॉइंट्स, दो एंड पॉइंट्स के बीच में कितना डिले हो रहा है या पैकेट कितने लॉस हुए, ये हमें रिपोर्ट देता है पिंग कमांड. नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ फंक्शन दैट टेक्स प्लेस पॉइंटर टू अ फ्लोट, a pointer to a pointer to a char and return a pointer to a pointer to an integer is called, है ना. अगेन गेट लेवल का बहुत फेमस क्वेश्चन है. तो गेट लेवल के जो प्रिपरेशन कर रहे थे कैंडिडेट्स, है ना, वो बीपीएससी क्यों ही देंगे, है ना. लेकिन अगर दिया है उन लोगों ने तो उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं. तो यहां पर करेक्ट आंसर है इंटीजर एस्ट्रिक एस्ट्रिक फंक्शन float asterisk comma char asterisk asterisk, that is the right one, यानी B is the valid one. The private key in asymmetric key cryptography is kept by, कह रहा है जो asymmetric की क्रिप्टोग्राफी में जो प्राइवेट की होती है उसको कौन रखता है? तो प्राइवेट की को हमेशा कौन रखेगा? रिसीवर रखेगा, है ना. सेंडर थोड़ी ना रखेगा. जो रिसीव करने वाला है वही तो प्राइवेट की मदद से डिक्रिप्ट करेगा, है ना. तो यानी प्राइवेट की इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय द रिसीवर. नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड? ये आपको कोड दिया हुआ था और कह रहा था कि इसका आउटपुट क्या होगा. तो इसका आउटपुट क्या है गाइस? सेगमेंटेशन फॉल्ट. क्यों? क्योंकि यहां पर कह रहा है एरर कॉज्ड बाय एक्सेसिंग मेमोरी दैट डज नॉट बिलोंग टू यू. यहां पर देखिए डिफाइन नहीं है. सी आउट नम इज इक्वल्स टू डिफाइन ही नहीं किया गया है. तो इसका मतलब इस केस में जो एरर आएगी उस एरर को बोला जाता है सेगमेंटेशन फॉल्ट. एरर कॉज्ड बाय एक्सेसिंग मेमोरी, मेमोरी को एक्सेस करने में होने वाली दिक्कत. दैट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो बिलोंग ही नहीं किया गया है ना, यानी इनिशिएट ही नहीं किया गया है. दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन फॉल्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मस्ट बी सपोर्टेड बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आसान क्वेश्चन. कह रहा है किसी भी लैंग्वेज को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए, ऊप्स में कन्वर्ट करने के लिए किस फीचर का होना जरूरी है? क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इन सभी का होना जरूरी है. तो आंसर क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द अबव इज रिक्वायर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. तो हम जानते हैं ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है. इनकैप्सुलेशन भी होना चाहिए, डेटा बाइंडिंग भी होनी चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म भी होना चाहिए, इनहेरिटेंस भी होना चाहिए, इनकैप्सुलेशन भी होना चाहिए, है ना, डेटा हाइडिंग भी होनी चाहिए, क्लासेस का भी होना जरूरी है, और साथ में ऑब्जेक्ट का भी होना जरूरी है ना. तब बनेगा जाके प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. नेक्स्ट, विच इज करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का सही सिंटेक्स यहां पर कौन सा है? तो आंसर है क्लास डिराइव्ड क्लास नेम
access base class name and this one, that is the correct syntax for inheritance, है ना। तो ये सही सिंटेक्स है किसका, इनहेरिटेंस का। इनहेरिट मतलब कि जैसे जो चाइल्ड होता है वो पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, इनहेरिट करता है ना। तो वही यहां पर बात हो रही है क्लास की, डिराइव्ड की विद क्लास नेम, एक्सेस बेस एलिमेंट के साथ, यानी बेस क्लास नेम विद डिफाइन क्लास बॉडी, है ना। दैट इज द करेक्ट वन। Which one of the following is the correct definition of isArray function in C++? कह रहा है isArray, इसकी सही डेफिनेशन क्या है गाइस? करेक्ट आंसर है it checks that the specified variable is of the array or not. क्या ये जो वेरिएबल है ना, ये array नेचर का है या नहीं, ये चेक करना। it checks that the specified variable इज ऑफ द एरे और नॉट, क्या ये वेरिएबल एरे नेचर में आएगा या नहीं, दैट इसको चेक करना इज कॉल्ड इज एरे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लास? क्लास के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है? ये तो डेफिनेशन ही हो गई, है ना। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, यानी एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ये कई बार आपने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस है, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास। तो फर्स्ट इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए क्या करेंगे? करेक्ट आंसर है by using the pure virtual function in the class. वर्चुअल फंक्शन की मदद से एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन, by using the pure virtual function in the class. Next, which of the following statement is correct about the C++ programming language? C++ both the static and dynamic type checkings are allowed. क्या C++ में स्टैटिक और डायनेमिक दोनों अलाउड होते हैं? बिल्कुल सही है। इन C++ डायनेमिक चेकिंग इज अलाउड। क्योंकि स्टैटिक और डायनेमिक दोनों अलाउड है, तो हम कह सकते हैं कि दूसरा वाला भी सही हो सकता है ना। क्योंकि स्टैटिक भी अलाउड है और डायनेमिक भी, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी तो वैलिड है ना। इन C++ मेंबर फंक्शन आर अलाउड टू बी ऑफ द टाइप कॉन्स्ट, ये गलत है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव। अब आंसर ये भी सही माना जा सकता है और ये भी सही माना जा सकता है ना। यहां पर देखो कंफ्यूजन है। मेरे अकॉर्डिंग पहला वाला सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें कह रहा है बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइप्स आर अलाउड। लेकिन फिर दूसरे वाले में यह भी कह रहा है कि डायनेमिक चेकिंग इज अलाउड। तो अगर स्टैटिक और डायनेमिक दोनों है तो यह भी सही है, और अगर दो सही मिल रहे हैं तो इसका मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव के साथ में भी जा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो बोल्ड है वो किसको सही लेता है ना। फर्स्ट वाले को, ए को सही लेता है या डी वाले को सही लेता है? वैसे मेरे अकॉर्डिंग ए वाला ज्यादा वैलिड लग रहा है, क्योंकि बी वाला इसलिए वैलिड नहीं लग रहा है क्योंकि सिर्फ डायनेमिक चेकिंग लिखा हुआ है, जबकि स्टैटिक और डायनेमिक दोनों होती है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ में जाएंगे, ये मेरा पीओवी है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आंसर इसका वन होना चाहिए, ए होना चाहिए, है ना। डी भी हो सकता है। अब आप बताइएगा मुझे कि आपने ए लगाया है या डी लगाया है, राइट। विच फीचर ऑफ ऊप इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कोड? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कौन सा फीचर इस कोड को इंडिकेट करता है? कोड में दिया हुआ है क्लास, और क्लास को कॉल किया गया है। इसका मतलब यहां पर इनकैप्सुलेशन भी है और इनहेरिटेंस का यूज भी किया गया है ना। इसको इनकैप्सुलेट भी किया गया है और यहां पर इनहेरिटेंस का यूज भी किया गया है कॉल करवा के। तो फर्स्ट इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप? ये आसान है। तो देखो क्वेश्चन जो पैटर्न था यहां पर वो मिला जुला था, है ना। टफ क्वेश्चंस भी देखे गए
और आसान क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। तो आप जानते हैं कंप्यूटर चिप का मतलब सिलिकॉन चिप्स, तो आंसर क्या होगा? सिलिकॉन, दैट इज द राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन? ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन को बिगिन करती है? बिगिन करने के लिए टाइम का रोल इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम पर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, है ना, तभी तो रियल टाइम पर बिगिनिंग हो पाएगी सही तरीके से। तो आंसर क्या है? बिगिनिंग के लिए, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए रियल टाइम होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि इक्वल टाइम शेयरिंग होनी चाहिए, है ना, ये भी बिल्कुल सही बात है, टाइम शेयर करके होना चाहिए। तो यहां पर आंसर बनेगा टाइम शेयरिंग, क्योंकि बिगिनिंग का मतलब टाइम को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बिगिनिंग, एंड, ये सब क्या है? टाइम ही तो है, यानी टाइम शेयरिंग अप्रोच। विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड? अगर हमें एक स्ट्रक्चर्ड कोड लिखना है ना, जैसे सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो सी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है ना, जहां पर हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, वॉइड मेन, एक पूरा स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है। वैसे ही पास्कल भी आपकी स्ट्रक्चर्ड है, पास्कल फेमस है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के लिए, तो पास्कल सही है। बेसिक और फॉरट्रैन ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, बेसिक बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं है, और फॉरट्रैन फॉर्मूला ट्रांसलेशन साइंटिफिक लैंग्वेज है, और यहां पर भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो इसका मतलब आंसर मिल चुका है पास्कल, जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्ड है। पाइथन भी आपकी स्ट्रक्चर्ड है, पास्कल भी स्ट्रक्चर्ड है ना, तो ओनली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज डज अ ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब? कितना आसान क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड वेब में जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है ब्राउजर पर, उसका जो कोड लिखा जाता है वो किस में लिखा जाता है? HTML में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, है ना। हम जानते हैं कि बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए जो कोड है वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन्हीं में लिखा जाएगा, ना कि मशीन कोड में, ना कि C++ में, ना ही असेंबली लैंग्वेज में। तो करेक्ट आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव, क्योंकि करेक्ट आंसर HTML होना चाहिए था। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर कंपाइलर। कंपाइलर के लिए सही स्टेटमेंट क्या है? द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। कंपाइलर का काम क्या है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड यानी मशीन कोड में कन्वर्ट करना, है ना। मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है एक साथ, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करके। तो यहां पर क्या है? द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम, वैलिड है। द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड, ये भी सही है। इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल, ये एक साथ कन्वर्ट करता है, ये बात भी वैलिड है। तो यानी ये तीनों वैलिड हैं। तो आंसर क्या हो गया? मोर देन वन ऑफ द अबव। कितना आसान क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द वैलिड वन। आपको पता है, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी एग्जाम होता ही कंफ्यूज करने के लिए। कठिन क्वेश्चन देखकर जो सरल क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत कर देते हैं कैंडिडेट्स, यही तो नहीं करना है। Dash is used to shift process so they are contiguous and all free memory is in one block. इसे क्या बोलते हैं? कह रहा है किसका यूज किया जाता है शिफ्ट करने के लिए प्रोसेसेस को, सो दे आर कंटीजियस, एक साथ मेमोरी लोकेशन यानी कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, एंड ऑल फ्री मेमोरी इज इन वन ब्लॉक, दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन। इसी को हम बोलते हैं क्या? कॉम्पैक्शन का यूज किया जाता है इस पर्पस के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? कह रहा है ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, चाहे वो C++ हो या पाइथन हो, हम जानते हैं कि वेरिएबल की शुरुआत कभी भी नंबर से नहीं हो सकती, है ना। ये चीज हम जानते हैं ना कि वेरिएबल नेम कैन नॉट नेवर बी स्टार्ट विद अ नंबर।
तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनवैलिड, क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट है, अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये तो बात हम लोगों ने पाइथन में पढ़ी थी अच्छे से, है ना, सी प्लस प्लस में भी पढ़ी थी कि कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर प्रोग्राम्स एंड डेटा while main memory hold program and data currently in use. What kind of an organization is this? कितना आसान क्वेश्चन है ये भी। सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है? जिनको हम टच कर सकते हैं। टच करने का मतलब फिजिकल फॉर्मेट में, तो सेकेंडरी मेमोरी को फिजिकल मेमोरी भी बोलते हैं या फिजिकल स्टोरेज भी बोलते हैं, है ना, याद करो। सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज फिजिकल मेमोरी या फिजिकल स्टोरेज। तो इसका मतलब व्हाट काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज दिस? फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज दिस। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, और इसको भी कई कैंडिडेट्स ने गलत किया होगा जल्दी में, है ना, और कुछ थोड़ी ना, सोचा नहीं आपने। सेकेंडरी मेमोरी लिखा हुआ था, और सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है? फिजिकल इन नेचर, बस। इफ अ सेमीकोलन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, व्हाट मैसेज विल बी डिस्प्लेड बाय सी प्लस प्लस? कह रहा है कि अगर सी प्लस प्लस के लास्ट में सेमीकोलन ना लगाएं तो क्या होगा। हम जानते हैं कि अगर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो सिंटैक्स एरर आएगी, कंपाइल टाइम एरर आएगी, है ना। वैसे तो नन ऑफ दी अबव होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की एरर को क्या बोला जाता है? सिंटैक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर बोला जाता है। तो ना तो सिंटैक्स एरर दिया हुआ है, ना ही कंपाइल टाइम एरर दिया हुआ है। डिस्प्लेड की बात हो रही है, तो हम मान सकते हैं कि एरर इन स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट में एरर दिखाएगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा एरर इन स्टेटमेंट, ठीक। लेकिन नन ऑफ दी अबव भी हो सकता है अगर इसको दूसरे तरीके से सोचे तो, है ना, सिंटैक्स एरर और कंपाइल टाइम एरर, यही तो होगा। लेकिन क्या डिस्प्ले करेगा? तो स्टेटमेंट में एरर ये डिस्प्ले करेगा, तो आपका बी वाला सही हो सकता है। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड प्रोग्रामेटिकली एक्सेस to some kind of graphics 2D function is called, है ना, मल्टीमीडिया से क्वेश्चन, 2D लाइब्रेरीज प्रोग्रामेटिकली एक्सेस टू सम काइंड ऑफ ग्राफिक्स, क्या होगा गाइस? ग्राफिक्स पैकेज, यानी एक कंप्लीट ग्राफिक का पैकेज होता है जो हम लोग खरीदते हैं और उसमें हमें सारी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राफिक्स पैकेज। नेक्स्ट, which shortcut key is used to compile and run the program in C++? कह रहा है C++ में कंपाइल और रन करने के लिए प्रोग्राम को जो शॉर्टकट की है वो क्या है? हम जानते हैं कंपाइल के लिए Alt प्लस F9 होता है, रन करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 होता है। तो इसका मतलब Alt F9 भी सही है, कंट्रोल F9 भी सही है, क्योंकि क्वेश्चन में कंपाइल भी कह रहा था और रन भी कह रहा था। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ दी अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। जबकि Alt F5 का यूज करते हैं यूजर स्क्रीन के लिए। तो यहां पर आंसर हमें दो मिल रहे हैं, कंपाइल और रन के बेसिस पर, Alt F9 और कंट्रोल F9। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, what does the control unit generate to control other units? बात हो रही है कंट्रोल यूनिट की, और अभी हम लोग ने इसी क्वेश्चन को पहले भी देखा था, है ना, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहां पर। कंट्रोल यूनिट का मतलब कंट्रोल सिग्नल, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, which of the following is user defined header file extension used in C++? कह रहा इनमें से हेडर फाइल एक्सटेंशन कौन सा है जो कि C++ में यूज होता है? तो आंसर है .h का यूज होता है। हैश इंक्लूड, नेम .h, यानी
एच आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक एम्प्लॉयड बाय अ सीपीयू इज। कह रहा है सीपीयू किस तरीके की एड्रेसिंग टेक्निक का यूज करता है। सीपीयू कितने तरीके की एड्रेसिंग का यूज करता है? इमीडिएट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इंडेक्स बेस्ड पर या रजिस्टर बेसिस पर। तो ये 5 तरीके की एड्रेसिंग होती हैं जिनका इस्तेमाल सीपीयू करता है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक एम्प्लॉयड बाय अ सीपीयू इज, डायरेक्ट भी है, इमीडिएट भी है, इनडायरेक्ट भी है। तो करेक्ट आंसर होगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। ये सभी ऊपर वाले क्या हैं? करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज कह लीजिए या मोर देन वन ऑफ दी अबव कह लीजिए, है ना, एक ही बात है। What will happen if the following C++ statement is compiled and executed? कह रहा है क्या होगा जब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को क्या करेंगे? कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे। इंटीजर एस्ट्रिक पॉइंटर इज इक्वल्स टू नल डिलीट पॉइंटर। तो ये क्या करेगा? ये डिलीट कर देगा नल पॉइंटर को, यानी द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ये जो आपका प्रोग्राम है ये क्या करेगा? ये डिलीट कर देगा नल पॉइंटर को। इसका मतलब जो आप चाह रहे थे वो आउटपुट जनरेट कर देगा। तो इट मींस द प्रोग्राम कंपाइल भी करेगा और एग्जीक्यूट भी होगा सक्सेसफुल तरीके से। वैलिड है। नेक्स्ट, इन वेरियस डिवाइसेस डैश आर यूज्ड टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड। कह रहा है अगर डिवाइसेस में जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है वो डिफरेंस है, अलग अलग है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए किसका यूज करते हैं? बफर मेमोरी का, यानी बफर का यूज करते हैं या बफर रजिस्टर का यूज करते हैं। बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट आंसर इज बफर रजिस्टर, जो मिसमैच को क्या करता है? कंपनसेट करता है। प्रोसेसर की स्पीड, इंटरनेट की स्पीड मिसमैच जो होती है उसको कंपनसेट करने के लिए ही बफर का यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि इंटरनेट पर बफर का यूज करते हैं जब हम डाउनलोड कर रहे होते हैं किसी भी फाइल को और 20% फाइल ही डाउनलोड हुई होती है, तो जब तक पूरी फाइल डाउनलोड ना हो जाए तब तक वो बफर मेमोरी में रहता है। और बफर मेमोरी मतलब रैम का यूटिलाइजेशन। तो बफर मेमोरी किसका पार्ट है गाइस? रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। वेरी गुड। व्हाट डू वी यूज टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस? अगर हमें प्रोसेसर बस यानी सीपीयू बस, है ना, प्रोसेसर बस बोले या सीपीयू बस बोले एक ही बात है, अगर इनकी कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो हम किसका यूज करेंगे? पीसीआई बस का यूज करेंगे, यानी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। हम क्या लगा देंगे? अगर हमें स्पीड बढ़ानी है या कैपेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो हम पेरिफेरल डिवाइसेस को अटैच करते हैं, है ना। जैसे हमने पेन ड्राइव लगाई, पेन ड्राइव भी क्या है? पेरिफेरल है। हमने वेब कैम लगाया, ये भी क्या है? पेरिफेरल है। प्रिंटर लगाया, तो ये कहीं ना कहीं प्रोसेसर यानी सीपीयू की स्पीड या फिर प्रोसेस को एक्सटेंड ही तो कर रहे हैं एक तरीके से, है ना, कनेक्ट ही तो कर रहे हैं सभी को प्रोसेसर के साथ यानी सीपीयू के साथ, है ना। दैट इज कॉल्ड पीसीआई बस। नेक्स्ट, इन मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। कह रहा है मेमोरी मैपिंग इनपुट आउटपुट क्या है? आंसर है द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द मेमोरी शेयर द सेम एड्रेस स्पेस। कह रहा है मेमोरी मैप इनपुट आउटपुट में क्या होता है? जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और जो मेमोरी है वो शेयर करता है क्या? सेम एड्रेस स्पेस, यानी एक ही एड्रेस की स्पेस को। दैट इज कॉल्ड मेमोरी मैपिंग विद इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट, व्हाट इज द एड्रेसिंग कॉल्ड दैट इज यूज्ड इन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म ऐड एक्स वाई? ऐड एक्स वाई क्या है? इनडायरेक्ट है, एब्सोल्यूट है, इंडेक्स है,
मोर देन वन ऑफ दी अबव है या नन ऑफ दी अबव है? करेक्ट आंसर है दिस इज एब्सोल्यूट वन। जब हम डायरेक्ट ऐड कर रहे होते हैं दो वेरिएबल्स को एड्रेसिंग के सेंस में, तो इसे क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर एन एरे इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस में एरे को डिक्लेयर करने का सही तरीका क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन, हम जानते हैं सी प्लस प्लस में कभी भी एरे को डिक्लेयर करेंगे तो इंट यानी जो डेटा टाइप है वो लिखते हैं, उसके आगे नेम लिखते हैं एरे, और फिर इसकी लेंथ को डिफाइन करते हैं, तो दैट इज 10 है ना। तो दैट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर एन एरे इन सी प्लस प्लस। नेक्स्ट, एसक्यूएल व्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड एज। एसक्यूएल व्यूज को क्या बोलते हैं? कई बार मैंने आपको बताया है कि एसक्यूएल में जो व्यूज होते हैं ये वर्चुअल होते हैं, दैट आर नॉट रियल, तो मींस दैट आर कॉल्ड वर्चुअल टेबल्स, है ना। व्यूज का मतलब वर्चुअल टेबल्स क्रिएट की जाती हैं, दैट रियली डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना, दैट आर कॉल्ड एसक्यूएल व्यूज। हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन बी देयर इन अ टेबल? वेरी इजी वन। एक टेबल में कितनी प्राइमरी कीज होती हैं? एक ही हो सकती हैं, तो देयर इज ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल, है ना। एक ही टेबल की बात कर रहा है, तो एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की होती है। वेरी गुड। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड? सी प्लस प्लस का एक बड़ा सा कोड दिया हुआ है और कह रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। अगेन गेट लेवल का वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है ये। आखिरी वाली लाइन से ही पता चल जाता है, जहां लिखा हुआ है कैरेक्टर S3 12 S1 प्लस, आगे डिफाइन ही नहीं किया हुआ है किसको प्लस करना है, और फिर कह दिया है प्लस S2, तो नो ऑपरेशन डिफाइंड फॉर द एडिशन ऑफ द कैरेक्टर। कैरेक्टर को प्लस करने के लिए जो ऑपरेशन है वो डिफाइन ही नहीं है ना, वो ब्लैंक है, तो जिस वजह से यहां पर जो एरर आएगी वो क्या है? नॉर्मल एरर ही आने वाली है, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि नो ऑपरेशन डिफाइंड फॉर द एडिशन ऑफ द कैरेक्टर। इस वाली लाइन में आपको एरर मिल गई, है ना। कैर S3 12 इज इक्वल टू S1 प्लस इन्वर्टेड कॉमास प्लस S2, है ना, ये हो गई एरर, डिफाइन नहीं किया गया इसको कहीं पर भी, तो यहां पर एरर है, ये मैंने बता भी दिया है। तो आंसर क्या होगा? एरर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्ट्रेंट इन एसक्यूएल? एसक्यूएल में इनमें से कौन सा कॉन्स्ट्रेंट नहीं है? तो एसक्यूएल में कॉन्स्ट्रेंट होते कौन कौन से हैं? नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, चेक, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब क्या है गाइस? एसक्यूएल के कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। तो इसमें से आपको कौन सा नहीं दिख रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट? यूनियन इज नॉट द कॉन्स्ट्रेंट इन एसक्यूएल, जबकि प्राइमरी की भी है, नॉट नल भी है, लेकिन यूनियन नहीं है, तो आंसर हो गया यूनियन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन? इनमें से कौन सा वैलिड एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? काउंट है, सम है, लेकिन कंप्यूट किसी भी तरीके का एसक्यूएल में एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूट इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? है ना, बहुत ही ज्यादा आसान पूछ लिया, क्यों भाई, है ना, एक तरफ इतने इतने टफ और एक तरफ ये, तो हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? द आंसर इज चार्ल्स बैबेज। बड़ी नाइंसाफी है। इफ वी हैव नॉट स्पेसिफाइड ASC और DESC after an SQL order by clause, which of the following is used by default? Very easy question, है ना, ये तो बहुत ही आसान पूछ लिया इन्होंने कि SQL के केस में ऑर्डर बाय के साथ हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि असेंडिंग का ही यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ASC। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, और अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो DESC लिख देते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ही रहता है। नेक्स्ट, इन IA32 आर्किटेक्चर along with the general flag, which of the following conditional flag is provided? है ना, देखो कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा है ये। फ्लैगिंग से
वो भी IA32 आर्किटेक्चर पर, है ना, जो अब चलता भी नहीं है। तो यहां पर ये बेस्ड है किस पे? ट्रैप फ्लैग। TF का मतलब होता है ट्रैप फ्लैग, IF का मतलब होता है इंटरप्ट फ्लैग, और IOPL का मतलब होता है इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये सभी, यानी मोर देन वन ऑफ द अबव इज वैलिड वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हैविंग क्लॉज? ये भी आसान की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि आपने ये तो पढ़ा ही होगा, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, हैविंग, है ना, ये सब तो आपने पढ़े ना, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, ये तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। और आप जानते हैं कि हैविंग का यूज हमेशा ग्रुप के लिए किया जाता है। तो यानी आंसर क्या होगा? सिमिलर टू वेयर क्लॉज। हैविंग क्लॉज जो है वो वेयर क्लॉज की तरीके से ही यूज होता है, बट इट इज यूज्ड फॉर ग्रुप पर्पस। लेकिन इसका यूज ग्रुपिंग के लिए किया जाता है, ग्रुप के लिए करते हैं, रेदर देन रोज, है ना। तो आंसर क्या होगा? सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इट इज यूज्ड फॉर द ग्रुपिंग। यहीं से आंसर निकल के आ गया, रेदर देन रोज, है ना। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। The method of accessing the input output devices by repeatedly checking the status of flag is called। बार बार इनपुट आउटपुट में फ्लैग की कंडीशन को चेक करना, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट। इसे क्या बोलते हैं गाइस? पीसी इनपुट आउटपुट बोला जाता है, यानी प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट बोलते हैं, जहां पर हर बार हम क्या करते हैं? फ्लैग की कंडीशन को चेक करते हैं, फ्लैग के स्टेटस को 0-1 के बेसिस पर चेक करते हैं। नेक्स्ट, डैश क्लॉज क्रिएट्स टेम्परेरी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड। ऐसा कौन सा क्लॉज है जो टेम्परेरी रिलेशनशिप डिफाइन करता है एसक्यूएल में? एंड द आंसर इज विद। विद क्लॉज क्रिएट्स टेम्परेरी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड। तो इसी के साथ 80 क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस कर लिए विद आंसर, विद सॉल्यूशन। अगर मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से देखूं तो पेपर मुझे तो आसान लग रहा है ना, क्योंकि मैं इतने बार अलग अलग एग्जाम्स को डील करता हूं, तो मेरे लिए तो ये पेपर बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं अपने आप को आपकी जगह रख के देखूं और आपके लेवल पर रख के देखूं, तो इसको मॉडरेट टू टफ कहा जा सकता है, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं आप लोगों के लिए जो आप लोगों ने कभी सुने भी नहीं होंगे, जो कभी पढ़े भी नहीं होंगे, और इतने कम समय के अंदर उनको पढ़ा भी नहीं जा सकता था, है ना। आउट ऑफ द बॉक्स कह सकते हैं, क्योंकि गेट लेवल के क्वेश्चंस को पूछ लेना तो वही कर पाएगा जो ऑलरेडी गेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहा है और वहां पर सक्सेसफुल नहीं हुआ और यहां एग्जाम दे रहा है। तो मोटी मोटी बात यही है कि उनको क्रीमी लेयर चाहिए, है ना। आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट भी है ना, ऐसा नहीं है कि सब टफ है। टफ तो होंगे ही होंगे क्वेश्चन, एग्जाम है वो भी कंप्यूटर टीचर लेवल का, तो एक टीचर के लेवल से ही इन्होंने बनाया है। लेकिन एक एक्सपीरियंस टीचर और एक जो टीचर बनने वाले हैं, है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहिए कि ये पेपर हमको मिलना चाहिए था तो अच्छा लगता, है ना। एक कंप्यूटर टीचर लेवल पे है, हम इतने सालों से डील कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो सही है, हम तो बढ़िया तरीके से फुल आउट ऑफ फुल करते। लेकिन आपके लेवल पर अगर हम देखें, है ना, तो इसको बिल्कुल मॉडरेट टू टफ कहा जा सकता है, एक बढ़िया लेवल का पेपर कहा जा सकता है। तो सेशन आपको कैसा लगा? किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, हम नेक्स्ट सेशन में उसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेंगे, है ना, क्योंकि जितने भी मैंने आंसर्स यहां पर आपको बताए हैं वो सब वैलिड हैं, वो सभी सही हैं। तो अगर आपको लगता है किसी में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट मुझे करिएगा नीचे, है ना, और बताइएगा कि आउट ऑफ 80 आपने कितना स्कोर किया एग्जाम में, क्या लगता है कि आप इन है या आउट है, आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, अपने पीओवी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर बिहार एस्टेट के लिए आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एस्टेट लेवल का कोर्स लेकर आइए, तो आ चुके हैं। 5 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, है ना, पूरे अच्छे तरीके से बेसिक टू एडवांस
यहां तो हमारे पास में सिलेबस भी है ना। प्रॉब्लम कहां होती है? जहां सिलेबस नहीं होता। यहां सिलेबस है फ्रॉम दी वेरी वन, फ्रॉम दी यूनिट 1 से लेकर सभी यूनिट्स को एक एक करते हुए कवर करेंगे और बढ़िया तरीके से एग्जाम तक इसको डिस्कस करेंगे विद एमसीक्यूज, विद कॉन्सेप्ट्स, विद पीडीएफ्स, विद मॉक्स एंड ऑल दैट। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, वहां आपको ये कोर्स दिख जाएगा और फिर आप कनेक्ट हो जाइएगा विद 12 मंथ्स वैलिडिटी। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे डायरेक्ट अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो अपना फीडबैक जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, बेसब्री से इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का, है ना। साथ ही साथ कैसा लगा आपको ये एग्जाम का लेवल, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या क्या डिफिकल्टीज आपने फेस करी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, है ना। क्या पेपर आपने स्मूथली दिया, जाने आने में कुछ दिक्कत हुई आपको, है ना। क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन या ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, आप हमारे साथ में जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज वी आर फैमिली। तो हो सकता है जब बात हम तक आती है तो हम उस बात को पब्लिक करते हैं, है ना, एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ टीचर, ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो अपनी प्रॉब्लम्स को आप शेयर करिएगा हम लोग के साथ, है ना। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बाकी इसी तरीके के सेशंस मैं लेकर आता रहूंगा जहां पर कंप्लीट कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो आपकी एनहांस होती रहे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।